हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश सांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, कोई ओटीपी वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है। बस आपको जो है पेन कॉपी लेकर बैठना है और उसके बाद आप सारी चीजें जो है हम पर छोड़ दीजिए। हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं और 9वीं के रसायन विज्ञान, जिसमें हम देख रहे हैं हमारी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की सीरीज, और हम चल रहे हैं हमारे अध्याय क्रमांक 4 कक्षा 10वीं से, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। अब यह अध्याय जो है ये बहुत बड़ा है, इसलिए क्या किया गया है, इसके जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला वाला जो भाग है उसको हम कह रहे हैं कि भाई हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो रहेंगे ना, जितने भी रहेंगे उसको एक साथ लगाएंगे, और बाकी के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको हम एक साथ लगाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, मेरे सभी स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि मैं हमेशा जब सवाल लगवाता हूं तो साथ साथ में जो आपका चैप्टर होता है उसका भी रिवीजन करवाता हूं। बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं चीजों के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर है इसका पहला जो सवाल है वो क्या है। तो हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ में जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहेंगे। ठीक है, चलो तो चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। और यहां पर बात हो रही है कि वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। ध्यान से देखिएगा, आप यदि सतह की बात करेंगे, यदि आप जीव जंतुओं की बात करेंगे, यदि आप जमीन के अंदर की बात करेंगे, तो कार्बन जो है वो अधिकतम हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। पर वायुमंडल में यदि आप कार्बन की बात करेंगे तो वो कुछ एक गैसों के रूप में पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से है आपकी CO2, जिसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में आपकी है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने देखा होगा जब आप प्लास्टिक को जलाते हो तो काले कलर का बहुत ही विषैला धुआं निकलता है, वो जो विषैला धुआं है वही है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारा वातावरण है इसमें कार्बन जो होता है मुख्यतः वो CO2 के रूप में मौजूद रहता है। कहीं कहीं जहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में भी मौजूद रहता है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी। तो देख लेते हैं, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड ना जी ना, दोनों रहते हैं, CO2 और CO दोनों रहते हैं ना। अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, सही बात है, और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ना, कोयला में कार्बन तो होता है पर वो चीज वायुमंडल में नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो आंसर है उसको सही होना पड़ेगा, और वो बिल्कुल सही है। तो अल्प मात्रा में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और अधिक मात्रा में आपकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और ये दोनों ही गैसें जो होती हैं ये आपकी कैसी होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधा गर्ग प्रभाव जो है वो क्रिएट करती है। बात समझ में आ रही है? चलिए चलेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। चलो भाई, बात हो रही है कुछ एक कार्बन यौगिकों के बारे में। क्या कार्बन यौगिक, बहुत सारे कार्बन यौगिक हम जानते हैं, इनफैक्ट हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कार्बन से बनी हुई हैं, या फिर बिना कार्बन के आप पृथ्वी पर जीवन जो है, ठीक है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हीरा, या फिर आपका ग्रेफाइट, और जितने भी हाइड्रोकार्बन है, मतलब मैं बात कर रहा हूं पेट्रोल से लेकर डीजल तक, केरोसिन से लेकर खाना बनाने वाली LPG गैस तक, और मैं बात कर रहा हूं आपके और मेरे बारे में, कोयला के बारे में, लकड़ी के बारे में। ये सारी चीजें जो हैं स्टूडेंट्स ये बनी हुई है किससे? कार्बन से। बात समझ में आ गई? तो वही बात हो रही कि भाई कार्बन के जो यौगिक हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कार्बन के जो यौगिक होते हैं वह सहसंयोजन आबंध बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? सहसंयोजन आबंध का मतलब क्या होता है? क्योंकि जो कार्बन है वो एक प्रकार का अधातु है, इसलिए कार्बन के यौगिक सहसंयोजन आबंध बनाते हैं। साथ में कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। नहीं होते, मैं कह रहा हूं नहीं होते हैं। होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, देखो अब खेल शुरू करते हैं। यह विद्युत के उत्तम चालक होते हैं ना, यह विद्युत के अल्प चालक होते हैं हाँ। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है ना, क्योंकि ये सहसंयोजक आबंध कभी भी प्रबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये ना। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है हाँ। तो हाना में हमारी कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी। इतना आसान है। क्यों है? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था
सवाल के साथ साथ मैं आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। तो इसके पीछे का कारण है प्रबल आकर्षण बल नहीं होने का कारण है सहसंयोजक मंत्र। अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या है इसके पीछे की कहानी? भैया बहुत ही सिंपल सी कहानी है। आपको क्या करना पड़ेगा मैं क्लास के लास्ट में भी बताऊंगा और अभी भी बता रहा हूं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जाइए, वहां पर रसायन विज्ञान में बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस रखे हुए हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल आपको एक क्लिक करना है, आपको इस अध्याय का कॉन्सेप्ट वीडियो ढूंढना है, पढ़ना है, वहां सारी कहानी बढ़िया तरीके से समझाई गई है। और फिर ऐसे सवाल जो है वो एकदम आपको लल्लू पंगू लगने लगेंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? तो दो आपके सही है, दूसरा और चौथा, दूसरा तीसरा यहां पर है, पहला तो ये सही होगा। बात समझ में आ गई? तो इतने सिंपल से यहां पर क्वेश्चंस होते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो अब चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, अमोनिया के एक अणु में क्या होता है, किस प्रकार के आबंधन होते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अमोनिया है वो इस तरीके से होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अब बताओ कितने इसमें है? देखो, तो ये एक प्रकार का एकल आबंध है, ये भी एकल आबंध है, ये भी एकल आबंध है। तो अमोनिया के अंदर जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? केवल एकल आबंध। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जी हाँ, राइट, जो भी हमें चीज सही लगती है उसके हम क्या करते हैं भाई? जी हाँ। तो अमोनिया के पास सारे के सारे होंगे आपके एकल आबंध, और यही हमारा सही आंसर है। क्या कहते हो? जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो सब कुछ बड़ा आसान लगता है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? तो यही हमारा क्या होगा भाई? सही आंसर होगा कि अमोनिया के पास केवल जो है एकल बंध होते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या इसको मिटा दिया जाए? बिल्कुल मिटा दिया जाए, क्योंकि हम इसको क्रॉस चेक कर चुके हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन एक अपर रूप है। सवाल पैदा होता है कि अपर रूप क्या होता है? तो अपर रूप का सीधा सा मतलब होता है अवतार। अपर रूप का सीधा सा मतलब होता है अवतार। और सिर्फ कुछ ही ऐसे अधातुएं होती हैं, धातुएं नहीं दर्शाती हैं। याद रखिए, जो आपकी धातुएं होती हैं वो अपर रूप नहीं दर्शाती हैं। कुछ ही अधातुएं होती हैं जो अपर रूप या अवतार दर्शाती हैं, जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, और सबसे ज्यादा जो है वो दर्शाती है आपकी कार्बन। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन जो होगी इसके कौन से होंगे भाई? तो इसके जो है दो प्रकार के होंगे। कौन से? तो एक तो जो है वो कौन से होंगे आपके? प्राकृतिक। तो एक तो आपके पास प्राकृतिक होंगे, दूसरे जो हैं वो कौन से होंगे? तो मानव निर्मित। तो दूसरे जो है वो कौन से होंगे आपके? मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में कौन से आ गए? तो स्टूडेंट्स प्राकृतिक में आ गया आपका ग्रेफाइट और आपका आ गया हीरा। दोनों का रासायनिक सूत्र वही है, पर दोनों की संरचना अलग अलग है अंदरूनी। तो ये हीरा और ये आपका हो जाएगा ग्रेफाइट और ग्रेफाइट। ठीक है, पर जब आप मानव निर्मित की बात करेंगे तो इनमें से एक हमारे मानव थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। क्या नाम था? बकमिंस्टर फुलर। और जो मिस्टर बकमिंस्टर फुलर थे, इन्होंने निर्माण किया था C60 फुलेरीन का, और इसी को हम कहते हैं C60 फुलेरीन। बात समझ में आ गई? तो ये जो है ये एक प्रकार का मानव निर्मित कार्बन का अपर रूप है, जिसके बारे में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर लगाए हुए थे। परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये कार्बन का एक अवतार है जिसको हम अपर रूप कहते हैं। हम कभी कभी इसको अपर रूप भी कहते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे सभी कॉन्सेप्ट वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पर बढ़िया तरीके से देखे होंगे, उनको बिल्कुल भी घबराने की, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो भी ना घबराएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, पर अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप ध्यान से एक कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। बात समझ में आ गई? तो जिन्हें नहीं देखा था वो भी ना घबराएं, जिन्हें देख लिया था वो तो वैसे ही नहीं घबराएंगे। सब कुछ यहाँ पर वन बाय वन हम कनेक्ट कर लेंगे। तो भाई बकमिंस्टर फुलेरीन जो है वो किसका है? फॉस्फोरस ना, सल्फर ना, कार्बन हाँ, और टिन ना। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या होगा आपका? कार्बन होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट ठीक है। चलो ये किया चेक, बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक
समावयवी कौन से हैं? समावयवी का मतलब क्या होता है? अभी ध्यान से इधर देखो, देखो ध्यान से देखना। क्या हम जब पीटी करते हैं तो हम ऐसे करते हैं? बात समझ में आ रही है? हम ऐसे करते हैं। तो अभी क्या होगा कि जो संरचना है वो बदल रही है, पर जो कुल द्रव्यमान है या जो सूत्र है वो एक समान रहता है जब किसी भी यौगिक का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समावयव। क्या बोलते हैं? समावयव। और वो जो प्रकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? समावयवी। क्या बोलते हैं? समावयवी। तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ब्यूटेन की। ब्यूटेन है मतलब क्या होगा? कार्बन जो है उसके 4 आपके परमाणु होंगे। बात समझ में आ गई? तो ब्यूटेन के कौन से सही समावयवी होंगे देख लेते हैं। देखो ब्यूटेन क्या है? तो ब्यूटेन है आपका C4H10। और कैसे लिखोगे? सिंपल सी कहानी है। और इसको कैसे लिख सकते हैं? तो भैया आपको भी पता है कि कॉर्नर जो रहेगा उसमें जो कार्बन आएंगे वो अपने साथ 3-3 हाइड्रोजन रखेंगे, बीच वाले जो हैं वो 2 हाइड्रोजन लिखेंगे। क्या है इसके पीछे की कहानी? तो याद करो, मैंने आपको समझाया था कि जो कार्बन होता है वो 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है। कितने बनाता है? 4 सहसंयोजक आबंध बनाता है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। चलिए इसको और कैसे दर्शा सकते हैं? तो हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं। देखो आप ऐसे दर्शा सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ये यहां पर H आ गया, H आ गया, H H H H, और ये यहां सभी जगह पर आपका जो है H आ गया। और कैसे दर्शा सकते हो? आप सोचो, आपका फॉर्मूला यही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मूला बदल दिया, गलत बात। आपका जो फॉर्मूला है उसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन रहने ही रहने चाहिए, आगे पीछे नहीं हो सकते, राइट? अच्छा जी, और कैसे दर्शा सकते हैं? तो एक काम करते हैं, ये लो कार्बन 1 2, लो इसे कार्बन और लगा दिया गया, और ये यहाँ पर आपका जो है एक ऐसे लगा दिया गया। और सभी जगह पर हम लगाते हैं वो जिसके बिना जल का अणु नहीं बनता है, यानी कि हाइड्रोजन। ये लो लगा दिए। अब हाइड्रोजन काउंट करते, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 हो गए आपके हाइड्रोजन, 4 आपके कार्बन है। ठीक है, अब आप इस वाले को देखिए, इस वाले को देखिए, आप ये जानेंगे कि दोनों ही आपके जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग है, पर दोनों के बीच में कार्बन जो है उसकी संख्या एक समान है, हाइड्रोजन जो है उसकी भी संख्या एक समान है। कार्बन है 4, हाइड्रोजन है 10, दैट्स ऑल। मतलब कि संरचनाएं अलग हो सकती हैं पर सूत्र और द्रव्यमान एक समान यदि होगा तो उसी को हम बोलते हैं समावयव। तो उसी को हम बोलते हैं समावयव। बात समझ में आ गई? तो एक तो ये मुझे लग रहा है वो बना है, एक तो ये लग रहा है इधर बना है। अच्छा यहां काउंट करते हैं, कार्बन 4 है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, पर हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, कार्बन जो है वो और हाइड्रोजन काउंट करते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन वैसे ही नहीं है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर कार्बन भी ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकता तो ये भी वैसे ही गलत हो गया, राइट? चलिए, तो सही आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा हमारा पहला और दूसरा। क्या कहते हो? सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस अपनी हो चुकी है। तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, मतलब जैसा कि हम करते हैं, जी हाँ, दैट्स ऑल। अब बस आप सिंपली, आप बिल्कुल आप आराम से नींद में भी होगे ना तो भी समझ में आपके आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें कुछ भयंकर है नहीं, सारी चीजों की अपन बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस पहले ही कर चुके हैं। क्लियर हो गई कहानी? चलो नोट कर लो। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब ये कि हमने साथ साथ में टॉपिक जो है वो भी सीख लिया और आंसर क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं फिर अपने। ठीक है, चलो ठीक 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 ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हाँ अच्छा, ये बिल्कुल सही था, देखो क्रॉस चेक कर लो एक बार, बिल्कुल सही है। अब चल रहे हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ, जहां पर हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमारा स्वागत कर रहा है और उसकी हम उड़ाने वाले हैं धज्जियां। ठीक है, चलो अब बात हो रही है CH3CH2OH को जब आपने क्षारीय के MnO4 के साथ अभिक्रिया कराई ऊष्मा देकर तो आपको क्या मिला? CH3COOH मिला। अब याद करो इस अभिक्रिया को मैंने क्या कहा था, आप ध्यान से देखो। अभिक्रिया है आपके पास CH3, उसके बाद है आपके पास CH2, उसके बाद है OH। तो भाई एक बात तो क्लियर है कि ये एक प्रकार का अल्कोहल तो है,
ये जो है वो एक प्रकार का आपका अल्कोहल है। इस अल्कोहल की जब आपने अभिक्रिया कराई किसके साथ में, तो भाई आपका KMnO4 था और ये कैसा था, तो ये आपका क्षारीय था। क्षारीय था मतलब इसका जो pH है वो आपका रहा होगा 7 से ज्यादा, सिंपल सी बात। और आपने इसको जो है ऊष्मा दे दी, चलो दे देंगे, ऊष्मा भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लो ऊष्मा दी, ये लो, ये लो, खुश रहो, ऊष्मा दी, ये लो, ये लो, ये लो, ऊष्मा दे दी। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या मिला, तो आपको मिला CH3 और COOH। तो ये आपको भी पता है कि जब तक रसायन विज्ञान में ये वाला यौगिक आता रहेगा हम इस यौगिक को ऐसे बनाते रहेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हुआ। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा, इस अभिक्रिया को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या उसको आप ध्यान से देखिए। भाई ऐसा कुछ हुआ कि यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला, देखो ना, यहां पर 3 और 2 5 और 6 हाइड्रोजन थे, यहां पर 3 और 1 4 ही है। इधर पे ऑक्सीजन 1 था, उधर पे ऑक्सीजन जो है वो 2 बाहर आ गए। इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर इसका ऑक्सीकरण तो हो रहा है, ये आपको भी पता है। कहीं ना कहीं पर इसका ऑक्सीकरण तो हो रहा है, यानी कि उपचयन तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर इसका ऑक्सीकरण यानी कि आपका उपचयन तो हो रहा है, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका लेना देना तो है, ठीक है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में जो क्षारीय KMnO4 है वो किस रूप में कार्य करता है, तो ये क्या एक प्रकार का ऑक्सीकारक है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके कारण जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये एक प्रकार का ऑक्सीकारक होगा। अपचायक होगा ना, उत्प्रेरक ना, निर्जलीकारक ना, क्योंकि आपका H2O बाहर नहीं निकल रहा है, सिर्फ H2 बाहर निकल रहा है। तो सही आंसर जो है वो क्या होगा, तो सही आंसर जो है वो होगा आपका ऑक्सीकारक, ठीक है। तो आप सवाल लिखेंगे, ऑप्शंस लिखेंगे और आप इस प्रोसेस को भी लिखेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें हम एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक यानी कि अल्कोहल से बना रहे हैं दूसरे प्रकार का एक महत्वपूर्ण यौगिक जिसको हम बोलते हैं इथेनोइक अम्ल। तो ये क्या था, तो इधर वाला जो था उसका भी नाम लिख लेते हैं। तो इधर वाला क्या था आपका, तो ये था आपका एथेनॉल। हिंदी में हम इसको एथेनॉल कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे इथेनॉल कहते हैं। और ये था आपका एथेनोइक अम्ल, तो ये था एथेनोइक अम्ल, तो ये था आपका एथेनोइक अम्ल। बात समझ में आ गई, नोट किया जाए। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, उसको देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। क्या कहते हो, क्रॉस चेक कर लें एक बार। ये लो, बिल्कुल सही है, ऑक्सीकारक होगा वो जिसके कारण हो रहा है ऑक्सीकरण, राइट। चलिए चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है, पढ़ो, आंसर क्या होगा बताओ। पहले कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, उसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आप कर लेना क्रॉस चेक, ठीक। चलो, अब बात हो रही है पैलेडियम और निकल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक तेल है, हाइड्रोजन से अभिकृत करने पर वसा देते हैं। कहानी क्या है उसको भी देख लेते हैं। बात यहां पर हो रही है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। एक तरफ तो पैलेडियम है या फिर निकल आप ले लीजिए, इसमें जो आपका तेल रहेगा वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा और वसा देगा। अब ये क्या होगा ध्यान से देखिएगा। एक अभिक्रिया जो है उसको यहां पर लिखा जा रहा है। भाई हमने कहा हमारे पास जो है एक इथीन है, हमारे पास जो है वो एक इथीन का अणु है, राइट। अब इस इथीन के अणु की आपने अभिक्रिया कराई H2 के साथ में और आपने उत्प्रेरक लिया क्या, तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। अब आपने जब ये अभिक्रिया कराई तो आपको क्या मिला, आपको मिला ये। ध्यान से देखिए, रुकिए 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 रुकिए, यहां पर H2 लिखा हुआ है, तो आपको जो चीज मिली वो ये मिला। देखो आपको मिला C सिंगल बॉन्ड C, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H और ये जो नए 2 H हम लोगों ने जोड़े थे ना वो यहां पर आ गए। कुछ गौर किया आपने कि भाई आपका जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो परिवर्तित हो चुका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो इस तरफ वाला
मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें द्वि या त्रि आबंध होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं भाई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये आपका था असंतृप्त, ठीक है। तो ये था, अरे मजा नहीं आ रहा, रुको। तो ये कैसा था आपका? तो ये था आपका असंतृप्त, ठीक। अब देखो, तो ये हो गया आपका असंतृप्त। अच्छा जी, और इधर वाला जो है ये क्या हो गया आपका? तो ये हो गया संतृप्त। बस इतनी सी कहानी सी थी, ठीक है। असंतृप्त, संतृप्त। अब ये जो चीज होती है ये है आपका वनस्पति तेल। ये जो है आपका, ये है वनस्पति तेल, और उस तरफ जो चीज आपको मिल रही है वो है आपका घी। वो आपका क्या है? तो ये है आपका घी। क्लियर? तो आपने सुना होगा एक प्रकार से वनस्पति घी जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो ये एक प्रकार की हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। कैसी है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। क्यों है भाई? क्योंकि आप हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो, क्योंकि आप हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो, साथ में दो चीजें आपस में मिलकर एक नई चीज बना रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो ये संकलन अभिक्रिया होगी। दो चीजें आपस में संकलित हो रही है। प्रतिस्थापन तो कुछ नहीं हो रहा है, तो नहीं होगी। विस्थापन भी नहीं हो रहा है और ऑक्सीकरण भी नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को परिवर्तित कर देते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इसको हम हाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं, आप इसको संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हो, और आप ये कह सकते हो कि इससे हम वनस्पति तेल जो रहेगा, वनस्पति तेल जो रहेगा उसको परिवर्तित करते हैं किसमें? वनस्पति घी में। कुछ ऐसे ही वनस्पति घी का नाम होता है डालडा। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से जो है वनस्पति तेल परिवर्तित हो रहा है आपका वनस्पति घी में। तो ये एक प्रकार की संकलन अभिक्रिया है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने कौन से वीडियोस में पढ़ा था, आप उसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। क्लियर हो गई कहानी? तो देख लेते हैं, यही हमारा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कॉपी में नोट किया जाए। चल रहे हैं सवाल की तरफ, है ना? मजे की बात थी। चलो अब अगले सवाल में बात हो रही है निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह होता है? तो क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो हर वो समूह जिसको हम हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, एक कैसा? सहसंयोजक समूह, एक सहसंयोजक। अब सहसंयोजक बोलने का मतलब यह है कि इसके अंदर होंगे सारे के सारी आपकी अधातुएं, ठीक है। एक सहसंयोजक समूह जिसे हम एक सहसंयोजक समूह जिसे हम किसके साथ जोड़ सकते हैं? तो हम जोड़ सकते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ में। तो जिसे हम हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ सकते हैं, दैट्स ऑल। तो ये क्या होगा? आपका क्रियात्मक समूह होगा। अब आप जानते हो कि OH एक ऐसा क्रियात्मक समूह है जो निर्माण करता है किसका? अल्कोहल का, एल्कोहल का। बात समझ में आ रही है? और इसका जो प्रीफिक्स सफिक्स होता है, जो अनुलग्न होता है, वो क्या होता है भाई? ऑल होता है। ऑल 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 ऑल। तब तो हम कहते हैं इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। बात समझ में आ रही? तो ये होता है आपका ऑल। तो अब देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, ब्यूटेनोन तो नहीं होगा क्योंकि ये कीटोन होता है। नोन जो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं सवाल जवाब और साथ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो परीक्षा के जस्ट कुछ दिन पहले यहां पर आते होंगे, राइट? तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सवाल जवाब और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पता होना बहुत जरूरी है। चलिए, तो कीटोन हो गया। ब्यूटेनॉल क्या है? तो ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है। ब्यूटेनोइक एसिड क्या है? तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एक मिनट, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और आप यदि ब्यूटेनॉल की बात करेंगे तो ये एल्डिहाइड है। तो ये एल्डिहाइड है, तो हमारा जो आंसर है, सीधी सी बात है कि ब्यूटेनॉल होगा। और ब्यूटेनॉल यदि बना है तो किससे मिलकर बना होगा? ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेन धन ऑल,
तो इसका फॉर्मूला भी बता देते हैं, दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा C4H9OH। लो, खेल खत्म। C4H9OH जो है ये आपके ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला होगा, इसको बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट कर लो। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, चलो, हो गया पक्का, क्रॉस चेक, बिल्कुल सही, आगे बढ़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। बात हो रही है साबुन के अणु में क्या होता है, जल रागी शीर्ष या जल विरागी पूंछ। तो इस तरीके से 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, साबुन जो रहता है उसका एक अणु ही बना लेते हैं, दैट्स ऑल। तो साबुन का एक अणु, तो हम एक काम करते हैं, एक प्रकार का जो साबुन है उसका सूत्र लिख लेते हैं, जिसमें आ गया C17H35 और यहां पर हो जाएगा COONA। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो Na है ना, ये सोडियम एसीटेट साबुन के लंबी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि भैया ऊपर की तरफ तो यहां पर ऋण आयन रहेगा और दूसरे वाले के पास आपका धन आयन रहेगा, और ये आपका एक साबुन का अणु है। अब इसको दर्शाते कैसे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे दर्शाते हैं कि ये जो पहला वाला भाग था, ये वाला जो भाग था, ये आपका हाइड्रोकार्बन भाग है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोकार्बन भाग है। और ये वाला जो भाग है सिर्फ Na जिसमें आता है, ये है स्टूडेंट्स आपका धातु आयन। अब आपका जो धातु आयन है वो धनात्मक है और हाइड्रोकार्बन भाग जो है वो ऋणात्मक है। बात समझ में आ गई। तो इसको और कैसे दर्शाते हैं, तो हम इसको दर्शाते हैं कुछ इस तरीके से। मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं, चलो मैं बना भी देता हूं। 17 कार्बन और एक 17 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये हो गया आपका 17, और इससे लगा होगा COO नेगेटिव, और पड़ोस में आपका जो होगा वो होगा Na पॉजिटिव। तो ये जो Na पॉजिटिव है इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसा। तो जब आपको साबुन के को दर्शाने की यदि जरूरत होगी तो आप ऐसे दर्शाएंगे, ऐसा आप जल्दी से बना देंगे, और ये यहां पर आप ऐसा गोला लगा देंगे। तो भाई ये वाला जो भाग था ये क्या हो गई, ये पूंछ हो गई। अरे यार, ये आपकी पूंछ हो गई, दैट्स ऑल। और ये क्या हो गया, ये सिर हो गया। बात समझ में आ गई। तो हाइड्रोकार्बन जो भाग होगा भाई वो क्या होगा, तो वो जल के साथ नहीं मिलता, वो ना तेल के साथ आकर्षण बल क्रिएट करता है, वो जल के साथ नहीं मिलता। तो हम इसको बोलते हैं जल विरागी। जिसका जल में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो जल विरागी है, जिसका जल में इंटरेस्ट है वो जल रागी है। जल रागी आप बोल दो या स्नेही बोल दो, एक ही बात है। जिसको जल के अणु के साथ प्रेम है वो आपका जल रागी है, और जिसका नहीं है वो जल विरागी है। बात है। तो हाइड्रोकार्बन जो है साबुन के अणु में होता है, शीर्ष कैसा है, तो सिर आपका जल रागी है, ध्यान से देखिएगा, और पूंछ जो है वो जल विरागी है, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो पूंछ आपकी जल विरागी है, पूंछ आपकी जल विरागी है। तो ये तो सही लग रहा है। जल रागी शीर्ष है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जल रागी पूंछ, गलत बात, गलत बात। जल विरागी शीर्ष, गलत बात। जल विरागी पूंछ, नहीं 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 नहीं। तो सिर्फ पहला वाला जो रहेगा वो सही रहेगा, इसके बाद वाले सभी जो हैं वो कैसे रहेंगे, आपके गलत रहेंगे। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार बता देते हैं। हाइड्रोकार्बन जो रहता है आपका वो जल विरागी रहता है। धातु आयन जो रहता है जिसके ऊपर धनायन होता है वो आपका जल रागी रहता है। तो एक तरफ जल विरागी है, एक तरफ जल रागी है, और पूंछ जो है वो जल विरागी है, और सिर जो है वो आपका जल रागी यानी कि जल स्नेही है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम बढ़िया तरीके से पढ़ चुके थे। यदि कोई पहली बार देख रहा है तो होपफुली, उम्मीद है उसको भी समझ में आ गया होगा। हम इसको क्रॉस चेक करते हैं और चलते हैं आगे। ये लो, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो घबराने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नोट किया जाए। चलिए भाई और आगे बढ़ेंगे। अब बात हो रही है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का सूत्र में से कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है भाई, ये नाइट्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, और इसको आप 2 और 5 से दर्शाते हो। अब यदि हम बात करें अष्टक के नियम की, यदि हम बात करें अष्टक के नियम की, तो अष्टक का नियम ये कहता है कि इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, भले आप उसके लिए इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करें या फिर करें उनका साझेदारी। तो अब नाइट्रोजन के दोनों बना लेते हैं, ध्यान से देखो।
तो हम जब भी क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाते हैं। इसमें हमेशा याद रखिएगा हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं अंतिम, एक मिनट, हम लेते हैं अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो हम लेते हैं अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो हम लेते हैं स्टूडेंट्स अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? चलिए, तो जब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के लिए बनाएंगे, ठीक है, तो एक नाइट्रोजन के लिए यदि हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, ये लो, ये लो, 1 2 3 4 5। दूसरे नाइट्रोजन के साथ भी यही खेल चलेगा। रुको रुको, मजे लेते हैं थोड़े से, रुको। एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2। बात समझ में आ गई? अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन बनाने, कुल नहीं बनाने। और ये लो खेल शुरू हो गया, ये लो, ये 3 आबंधन हो जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। किसके लिए? तो भैया नाइट्रोजन के लिए। बात समझ में आ रही है? कहीं और इसको कैसे दर्शाया जाएगा, तो यहां पर एक गोला बना दिया जाएगा। तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ त्रिआबंध होता है, जिसको हम ट्रिपल बॉन्ड भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आपका N 1 2 3, और आप इसको ऐसे लिखेंगे, फिर आप इसको जो है N2 के रूप में लिखेंगे। तो आपका ये जो N2 रहेगा वो कुछ इस तरीके से दर्शाया जाएगा, जो कि अंदर की बात ये वाली है। तो जब आपको ऐसा दिखेगा वो सही है, सही है, गलत, गलत, गलत। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, घबराने वाली बात ही नहीं है। क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही है, दैट्स ऑल, नोट किया जाए। हो गया पक्का? चलो। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, पर वो ये सोचते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास है, आप कब रिप्लाई करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर है, आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा और हमारी टीम का ये उद्देश्य है कि हम आपके अधिकतर सारे के सारे 100% जो डाउट्स हैं या आपके कैसे भी क्वेश्चन है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, हम उसका आपका वहां पर ही निवारण कर दें कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आ रही है? तो आप बेझिझक अपने सारे जो डाउट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी दिक्कत है, राइट, आप उसको कहां पर रख दें, कमेंट बॉक्स में रख दें, या फिर मेल कर दें। सिंपल सी कहानी है। यदि वहां पर बहुत ज्यादा डाउट्स कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसको लेकर हम डाउट वीडियो बना देंगे। मतलब ये कि आपकी तैयारियों में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हम नहीं रहने देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब बात हो रही है एथाइन की। तो एथाइन क्या है? तो भाई एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। एथाइन क्या है? तो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कौन से? तो सबसे पहले जो है आपका एथेन, इथेन, एथेन, एथीन और एथाइन। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि जिसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2, वो आपका एथाइन। अब एथ लिखा हुआ है ना इसमें, तो एथ का मतलब क्या है? एथ बोले तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो एथ बोले तो आपका होगा n बराबर 2। मैथ के लिए 1 होता है, प्रोप के लिए 3 होता है, ब्यूट के लिए 4 होता है, पेंट के लिए 5 होता है। सिंपल सी कहानियां थी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो बहुत बड़ी सिंपल है, हम इसको लिखेंगे C2H2n-2। तो n की जगह पर कितना आ जाएगा? तो n की जगह पर आपका आ जाएगा 2, -2 तो कितना आ जाएगा? तो C2 और H2। तो बनाओगे कैसे भाई? सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, कार्बन हमेशा 4 आबंध बनाएगा, इससे ना तो कम बनाएगा और ना ही बनाएगा ज्यादा। तो ये हो गया आपका इस तरीके से कनेक्शन। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया इस तरीके से कनेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो चीज सही दिख रही है वो ऊपर वाली है, ये तो कुछ और ही है। ये आपका एथीन है और ये आपका इथेन है। तो ये आपका द्विआबंध वाला एथीन है, ये आपका जो है एथेन है, तो ये अलग चीज है। तो आपका जो आंसर है वो होगा एथाइन के लिए क। ठीक, नोट कर लो, चेक करते हैं। हाँ, कहानी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से असंतृप्त जो यौगिक होंगे उसको आपको पहचानना है। जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो आपके असंतृप्त होते हैं। जिनमें ई आता है
और आई आता है, ठीक है, वो आपके असंतृप्त होते हैं, जिसमें ए आता है वो आपके संतृप्त होते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको 1 मिनट यहां से हटाते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। प्रोपेन क्या है? तो प्रोपेन आपका क्या होगा? तो प्रोपेन आपका हो जाएगा C3H8, तो ये तो संतृप्त हो गया। प्रोपीन क्या होगा आपका? तो प्रोपीन आपका हो जाएगा C3H6। क्लोरोप्रोपेन क्या होगा? तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा C3H7 और इसके साथ क्लोरीन, है ना। बहुत फास्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि ये सब आपको पहले से क्लियर है। और प्रोपाइन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा C3 और ये हो जाएगा H4। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो असंतृप्त कौन से वाले हैं वो बताते हैं। असंतृप्त आपका होगा प्रोपाइन, क्योंकि इसमें एक होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। प्रोपीन होगा, इसमें एक होगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, सूत्र चाहिए आपको? चलो ये लो, मजे करो। चलो कैसे? तो इसके लिए जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे? CH3 C1 2 3 एंड यहां पर CH। कुछ ऐसे ही इसके लिए बनाओगे तो कैसे बनाओगे भाई? तो ये हो गया CH3, देन हो गया CH2, देन हो गया CH2, देन Cl। इसके लिए बनाओगे तो कैसे बनाओगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, काउंट करते जाओ, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके लिए बनाओगे तो कैसे? तो CH3 CH2 एंड CH3। आया मजा? बात समझ में आई? एकदम इजी। तो आंसर होगा हमारा 3 और 2, यानी कि 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 का है। तो आंसर होगा हमारा घ, यानी कि 2 और 3, और बिल्कुल सही है कहानी। इसको अपने बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हो गया? ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बात की जा रही है? क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया कब करती है? क्लोरीन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे कि आपने ले लिया CH4 के साथ, क्लोरीन कब अभिक्रिया करती है? तो आप याद करो, हमने एक अभिक्रिया के बारे में बात की थी जिसमें हम सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन जो होती है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करती है, और हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, यदि आपको याद हो तो। रुको, ऐसे नहीं, हमारा वाला तरीका। कौन सा है हमारा वाला तरीका? याद करो, यहां पर Cl2 आ जाएगा। फिर क्या मिलेगा हम लोगों को? तो हमें मिलेगा CH3 डैश प्लस H, और 2 क्लोरीन थे तो एक जो है वो इधर आकर लग गया, तो ये क्लोरो मीथेन बन गया, और ये यहां पर HCl बन गया। दिस इज द कहानी, राइट। तो ये अभिक्रिया तो करेगी, पर कब करेगी? तो ये करेगी सूर्य के प्रकाश में। ये करेगी सूर्य के प्रकाश में। अब यदि ये सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कर रही है तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं? HNu से। HNu, अभी HNu क्या है ये छोड़ दो अभी फिलहाल में। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें एक प्रकार की ऊर्जा होती है, वो जो ऊर्जा होती है उसको दर्शाते हैं हम H और न्यू से। H यहां पर प्लैंक का नियतांक है और न्यू जो है वो एक प्रकार की आवृत्ति है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा सही आंसर होगा ना, 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 और बाकी जो है हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। बिल्कुल सही, तो ये होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कहानी बड़ी सिंपल थी। ठीक है, नोट किया जाए। चलो अगला सवाल देखेंगे स्टूडेंट्स। साबुन के मिसल में क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने एक सवाल में ये देखा था, कुछ समय पहले हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि भाई जो साबुन होता है उसका सामान्य सूत्र क्या है? तो ले लो C17, और भी होते हैं, ये सिर्फ एक दर्शाने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। S35COO, और यहां पर आपका जो है वो हो जाएगा Na। तो अब ये वाला जो भाग होता है, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ये वाला जो भाग होता है, ये और ये वाला भाग, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये जो है ये होती है पूंछ, और ये जो है ये भाग होता है आपका सिर। बात समझ में आ रही है? और ये कैसा होता है? तो ये जल विरागी होता है, मतलब दूर जाना चाहता है जल से। ये जाना चाहता है वसा के पास में, और ये होता है जल स्नेही। अब ये देखा था, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं, खेल खत्म करते हैं इस क्वेश्चन का।
साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की तरह सतह पर तथा कार्बन सिरा गुच्छ के अंदर होता है। साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ के अंदर तथा कार्बन, अच्छा साबुन के मिसल में मतलब झाग जो होती है उसमें कैसा होता है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको दर्शाएंगे कैसे हम लोग, ऐसे ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, पूरे नहीं बना रहा हूं, बस आप ये याद रखना कि इस तरीके से ये होता है। ये लो ना 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 ना, ठीक, और यहां पर आ जाएगा Na+, ये लो, खेल खत्म। तो इस तरीके से जो है ये आप बनाते हो साबुन, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो आपको यदि याद होगा तो आपका जो झाग है वो कैसे बनता है, तो देखो सिंपल सी कहानी है भाई। ये इस कहानी को हम समझने के लिए एक काम करते हैं, यहां चलते हैं, बात समझ में आ गई। देखिए कुछ 3-4 चीजें हैं वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये मैंने बनाया है वसा। एक बात बताओ, अब ये जो कॉलर के पीछे यहाँ पर जमा हो जाता है या फिर कोई भी प्रकार की जो गंदगी है, तेल है, वो कपड़े पे लग जाता है, तो वो क्या है? वो एक प्रकार का तेल है, वसा है, ग्रीस है, ऑयल है, कुछ भी है, राइट। तो जो गंदगी होती है वो रसायन विज्ञान की भाषा में एक प्रकार का तेल होता है, और यही है आपकी गंदगी जिसको हमें साफ करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो गंदगी होती है इसके आसपास क्या होता है, गंदगी से कौन कनेक्ट होगा? भाई साबुन है आपके पास में, ध्यान से देखो, आपके पास में क्या है? साबुन है ना। साबुन में कितनी चीजें हैं? तो एक मिनट को, साबुन में कितनी चीजें हैं? 2 प्रकार के सिरे हैं, कौन से? तो एक तो आपका जो है, देखो ध्यान से देखो, एक तो जो है आपका जल विरागी सिरा है, और इसके साथ में आपका जो है, ध्यान से देखना बहुत सिंपल है, और इसके साथ में एक जल स्नेही सिरा है। तो ये हो गया तेल, ये हो गई साबुन, और अब मैं जो है जल बना रहा हूं। जल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये हो गया आपका जल, इनको अच्छे से बनाते हैं। ये हो गया जल, ये हो गया जल, ये हो गया आपका जल, ठीक है। कहानी बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। तो एक तरफ हो गया तेल, एक तरफ हो गया जल। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या जल और तेल की आपस में बनती? नहीं बनती। इसको हटा दो अभी 1 मिनट के लिए, इसको हटा ही दो बिल्कुल, ठीक है। अब इस बात को आप हटा दो, ये देखो, तो जल और तेल जो है उसके आपस में बनते ही नहीं है। अब जब बनती नहीं तो बीच में हम एक ऐसी चीज लेकर आते हैं जो एक तरफ कनेक्ट होती है जल के साथ में, और एक तरफ कनेक्ट होती है किसके साथ में? तो भाई आपके तेल के साथ में। तो आपको पता है कि ये जो सिरा है ये जल विरागी है, यानी कि तेल स्नेही है। ये जो सिरा है ये कैसा है? जल विरागी है, ये जल विरागी है। बात समझ में आ रही है? इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने किया था। या फिर आपका जो है तेल स्नेही है, तो ये तेल से जुड़ जाएगा, और दूसरा वाला जो भाग है जिसको आप Na+ कह रहे हो, ये जो भाग है ये कैसा है? जल रागी है। तो एक भाग देखो, अभी बड़ी सिंपल सी है कहानी, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हुआ? ये तेल या गंदगी थी जिस पर जुड़ गया जल विरागी सिरा, ये उससे कनेक्ट हो गया। अब दूसरा वाला जो Na+ है वो जल रागी है, तो वो जल से कनेक्ट हो गया। किससे कनेक्ट हो गया? ये भाई जल से कनेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, जल ने खींचा Na+ को, जल ने अपनी तरफ खींच लिया Na+ को, Na+ ने खींचा ये हाइड्रोकार्बन की जो श्रेणी है, श्रृंखला है, उसको। हाइड्रोकार्बन या जल विरागी सिरा जो साबुन का था उसने तेल को खींच लिया। मतलब ये कुल मिलाकर ऐसी बात हुई स्टूडेंट्स की आपका, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो भाग है यही तो साबुन है। यही वाला जो भाग है यही आपका क्या है भाई? साबुन है। तो साबुन ने क्या किया? साबुन का एक सिरा तेल से जुड़ा, साबुन का एक सिरा जो है वो जल से जुड़ा, जल ने खींचा इस सिरे को, इस सिरे ने खींचा जल विरागी सिरे को, जल विरागी ने तेल को खींच लिया। इसका मतलब जो आपका तेल या गंदगी होगी तो उसके साथ जुड़ा है जल विरागी सिरा, और ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है जिसको मैंने डिब्बे के अंदर बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं झाग। इसी को हम क्या कहते हैं? तो यही है आपका झाग। शाग नहीं, झाग। और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं मिसेल। बात समझ में आई? तो इसी को हम क्या कहते हैं? मिसेल। तो अब आप ध्यान से देख लो, तेल से क्या जुड़ा हुआ है? जल विरागी सिरा।
मतलब तेल से जुड़ी है पूंछ और जल से जुड़ा है सिर। तो लिख लेते हैं इसको भी, ये लो खेल ही खत्म हो गया इस कॉन्सेप्ट का। तो पूंछ जुड़ी है तेल से, तेल ले लो, ऑयल ले लो, ग्रीस ले लो, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, तेल से, और सिर जुड़ा है जल से। बात समझ में आ गई? तो पूंछ जुड़ी है तेल से और सिर जुड़ा है आपका जल से। कहानी क्लियर है, नोट किया जाए। ठीक, अब चलते हैं सवाल की तरफ। कॉन्सेप्ट हो गया अपना। अब देखो, साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा मिसेल के लिए तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। ओके, साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ के अंदर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के बाहर, आयनिक सिरा तथा कार्बन श्रृंखला दोनों जो है गुच्छ के अंदर होती है। तो देख लेते हैं क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो सिंपल सी कहानी है, साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर रहेगा और कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर की तरफ होगी, जैसा कि इस डायग्राम में हमने देखा हुआ है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए और मुझे आंसर दीजिए। ठीक, चलिए, तो जैसा कि इसका डायग्राम आपने बना लिया होगा, अब कर लो क्रॉस चेक। बड़ी सिंपल सी कहानी है। हमारे पास बात हो रही है पेंटेन की, जिसका सूत्र होता है C5H12। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो पेंटेन है, इसका मतलब संतृप्त है, इसका मतलब सारे के सारे एकल आबंध होंगे। पेंटेन है, 5 कार्बन बनाए जा चुके हैं। अब रही बची कुची जो कसर है वो हाइड्रोजन से हम पूरी कर लेंगे। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। बात समझ में आ गई? जितने नीले वाले आपको दिख रहे हैं वो सभी जगह पर लगेंगे आपके हाइड्रोजन। ठीक, तो आप ध्यान से देख लीजिए और कुल आबंधों को आप जो है वो काउंट कर लीजिए। तो लाल वाले कितने हैं, तो लाल वाले होंगे आपके 4, और नीले वाले कितने हैं, तो 1। देखो, लाल वाले 4 हो गए, नीले वाले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16, तो कहीं पर 16 बिल्कुल। और आप इसको कहोगे सहसंयोजन आबंध, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि जिनके भी बीच में आबंध बन रहे हैं वो दोनों ही कैसे हैं, आपके अधातु अधातु। तो अधातु और अधातु जो रहता है, इसके बीच में जो आयन बनता है वो बनता है आपका सहसंयोजी आबंध। बात समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे सहसंयोजी आबंध होंगे। आंसर आपका जो है वो क्या होगा, 16 होगा। क्रॉस चेक करेंगे। सिंपल सी कहानी थी जो मुझे आपको सुनानी थी। बढ़ेंगे आगे, बहुत ही सिंपल सी बात। चलो, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? बेंजीन कहता है कि मेरा जो सूत्र है वो है C6H6। तो बहुत ही सिंपल है, बेंजीन जो है वो क्या है, एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और ये है आपका C6H6। तो बेंजीन को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो पहला कार्बन, पहला, दूसरा, और ये यहां पर भी आ जाएगा आपका कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, कार्बन, कार्बन। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आप इसको एक और तरीके से बना सकते हो। ध्यान से देखो, या ऐसा यदि कहीं पर बना हुआ है तो इसका मतलब भी बेंजीन है। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इन सारी जगहों पर आपके रहेंगे हाइड्रोजन। तो ये आपका बेंजीन था। कहीं कहीं पर जो बेंजीन होता है वो इस तरीके से भी बना होता है, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। एक गोला जैसा यहां पर बना होता है। बात समझ में आ गई? यदि आप इसको बहुत शॉर्ट में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। षटकोण बनाइए, बहुत सिंपल है। इसके अंदर आप ऐसे बना दीजिए, दिस इज योर बेंजीन। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बेंजीन का जो डायग्राम है वो होगा हमारा क, नहीं क तो नहीं होगा, डबल नहीं हो सकते, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इससे जब हमने कंपेयर किया तो हमको मिला उधर वाला। तो क्या करना है, एक साथ नहीं बनाना। देखो यहां पर भी है, पर एक कार्बन नहीं, एक घर छोड़ के डबल आबंध आपको जो है बॉन्ड आपको बनाना है, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। सिंपल सी कहानी है, मजा आएगा इसके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न रहेंगे उसमें, और वो वीडियो कैसे आपको मिलेगा वो बताऊंगा मैं क्लास के बाद, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो 2 उत्पाद बनाता है, वो कौन से? तो एक काम करते हैं, एथेनॉल लेते हैं। ये रहा एथेनॉल, C2H5। अभिक्रिया किससे कराई? तो सोडियम से कराई, 2Na से अभिक्रिया कराई। क्या मिला? तो हमें मिलेगा C2H5O। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपका
ऐसा Na और यहां पर आ जाएगा H2। तो यदि हम इसको बैलेंस करने की बात करें, संतुलित करने की बात करें, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। कुछ आएगा क्या आगे, तो बस यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, दैट्स ऑल, खेल खत्म हो चुका है। और हाइड्रोजन यहां पर 2 हैं और 2 हैं, बस खेल खत्म हो गया, राइट। तो इस तरीके से इथेनॉल ने सोडियम से अभिक्रिया की तो क्या मिला, तो हाइड्रोजन गैस तो मिली। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन वाले गलत कर दो आप, तो हाइड्रोजन यहां पर भी है, एथेनोएट के साथ हाइड्रोजन, सोडियम एथॉक्साइड के साथ हाइड्रोजन। तो ये जो है इसको हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, मतलब ये बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये सोडियम एथॉक्साइड जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और आपको जो है इस तरीके से इस अभिक्रिया के उत्पाद मिलेंगे सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन के रूप में। तो ये दोनों उत्पाद आपको मिल रहे हैं, ये अभिक्रिया आपकी हो रही है और ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। छोटे छोटे से सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या होगा। तो ब्यूटेनोइक अम्ल को कैसे बनाते हो आप, सबको पता है, कई बार हमने पढ़ रखा है, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस की है। बात समझ में आ रही है। तो ब्यूटेनोइक अम्ल जो था आपका, ब्यूटेनोइक अम्ल जो था वो क्या था, ध्यान से देखो। तो ये था आपका CH3, देन आपका CH2, देन आपका CH2, देन आपका COOH। क्योंकि हमें कार्बन के कुल आपके जो परमाणु हैं उसकी संख्या कितनी करनी थी, तो वो 4 करनी थी। तो ये था आपका ब्यूटेनोइक अम्ल। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, तो मुझे क्या करना है, ये वाला जो भाग है ना सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। कहीं पर भी यदि लिखा होता है डैश COOH तो इसका मतलब होता है डैश कार्बन ने डबल बॉन्ड और उसके बाद फिर OH, बात खत्म, बात खत्म, दैट्स ऑल। ठीक है। तो यदि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है तो ही वो ब्यूटेनोइक अम्ल होगा, यदि ऐसा नहीं है तो वो नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक और चीज, डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए कहीं पर, ये तो दिख रहा है वैसा, ये दिख रहा है वैसा, पर डबल बॉन्ड इसलिए नहीं हो सकता। ये तो OH है तो ये तो अल्कोहल हो गया आपका, ये नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 हो गए तो नहीं हो सकता, ब्यूटेन है मतलब 4 होने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। और जब हमारा आंसर आता है तब हम लिखते हैं जी हाँ, तो यही होगा हमारा आंसर। ये हो गया क्रॉस चेक और सब कुछ चल रहा है बिल्कुल सही। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लो। आसान सवाल था, पर कई बार यदि प्रैक्टिस नहीं होती है तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए तो इसको भी आपने नोट कर लिया, चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो अगला सवाल क्या कहता है भाई, अगला सवाल कहता है कि यदि आपको चाइनीज मंचूरियन चाउमीन खाना है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिरका की, और ये सिरका है क्या, तो देख लेते हैं। सिरका जो है वो क्या है, सिरका है आपका 3 से 8% एसिटिक अम्ल। कौन सा है, तो स्टूडेंट्स ये है आपका एसिटिक अम्ल, यानी कि इथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो यही आपका इथेनोइक अम्ल होता है, जो इसके पहले हमने ब्यूटेनोइक बनाया था। तो इथेनोइक अम्ल का विलयन, जलीय विलयन, बात समझ में आ रही है, और उसी को हम बोलते हैं सिरका, जिसके बिना जो है मंचूरियन चाउमीन और बहुत सारी चीजें जो रहती हैं उसमें स्वाद नहीं आता है, वो जायका नहीं आता है। बात समझ में आ रही है। तो कौन सा विलयन, तो जलीय विलयन, इसको हटा देते हैं, रुको। तो कौन सा विलयन, तो ये होगा आपका जलीय विलयन, दैट्स ऑल, खेल ही खत्म हो चुका है। ये लो, बात समझ में आ गई। तो सिरका जो होता है उसमें सिर्फ आपका एसिटिक अम्ल नहीं होता है, एसिडिक अम्ल रहेगा आपका। अब जैसे आपने 100 ml सिरका लिया तो उसमें क्या होगा कि 5 या 8
6 ml मान लो एसिटिक अम्ल हो गया, और बाकी का जो 94 ml है आपका वो क्या हो गया, आपका जल हो गया। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक, और आंसर चेक करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ सही आ रहा है। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कई बार हमने इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दी थी, ठीक है ना। चलो, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि, ओके, सबसे पहली बात ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, खनिज अम्ल क्या होते हैं, और ये प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रबल अम्ल की परिभाषा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रबल अम्ल, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, हम सबसे पहले समझ लेते हैं अम्ल के बारे में। चलो, तो मैंने यहां पर लिख दिया अम्ल। चलिए, तो यहां पर लिखा है स्टूडेंट्स मैंने अम्ल। अब ये अम्ल जो हैं ये दो टाइप के होंगे। कौन से दो टाइप के होंगे, ध्यान से देखिएगा। तो एक प्रबल अम्ल होंगे, और कौन से होंगे, तो दुर्बल अम्ल होंगे। तो कौन से होंगे, प्रबल अम्ल होंगे, और कौन से होंगे, तो दुर्बल अम्ल होंगे। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं, तो जो प्रबल अम्ल की परिभाषा होगी उसके जस्ट ऑपोजिट जो है वो दुर्बल अम्ल की परिभाषा होगी। तो प्रबल अम्ल की लिख लेते हैं, दुर्बल की ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, है ना। चलो, वे अम्ल जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में जल्दी आयनीकृत हो जाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में जल्दी आयनीकृत हो जाते हैं, ऐसे अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और यही कहलाते हैं आपके खनिज अम्ल, और यही कहलाते हैं आपके खनिज अम्ल। देखो, और यही कहलाते हैं आपके खनिज अम्ल। दैट्स ऑल, बात समझ में आ गई। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ये जल्दी से जलीय विलयन में आयनीकृत नहीं होते हैं, इनका विद्युत अपघटन मुश्किल होता है, और खनिज अम्लों का विद्युत अपघटन जो है वो बड़ा ही आसान होता है। उदाहरण ले लेते हैं, बिना उसके तो सॉरी, बिना उसके आप लोगों को मजा आएगा नहीं, राइट। तो ले लेते हैं, चलो देखो, H2SO4 हो गया, रसायनों का राजा H2SO4 हो गया। और बात करेंगे हम थोड़ी सी HNO3 की, राइट। तो किसकी बात होगी, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 की। और किसकी बात होगी, तो भाई HCl की बात होगी। तो ये सब आपके खनिज अम्ल है। दुर्बल अम्ल की हम बात करेंगे तो ये क्या होंगे आपके, जैसे मैंने लिखा CH3 एंड COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया। या फिर मैं बात कर रहा हूं फॉर्मिक अम्ल की, HCOOH। बात समझ में आ रही है। तो ये सब कैसे होंगे, आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे। अब पढ़ो सवाल। अब क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने परोसा जा चुका है, इसीलिए क्या होगा, अब जब आप क्वेश्चन की बात करोगे तो सब आपके समझ में आएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। कैसे, देखो स्टूडेंट्स, बात हो रही है एक तरफ आपके कार्बोक्सिलिक अम्लों की, और एक तरफ बात हो रही है खनिज अम्लों की। तो प्रबल अम्ल जो होते हैं वो आपके खनिज अम्ल होते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो आपके दुर्बल होते हैं। और जो प्रबल होते हैं वो क्या होते हैं, जलीय विलयन में या विद्युत अपघटन के समय पर जल्दी आयनीकृत हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखते हैं ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। सही है, सही है, सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं बाबूजी, क्योंकि वो जो है दुर्बल अम्ल है। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, गलत बात। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनिक होते हैं, बिल्कुल सही बात। तो पहला और चौथा जो है वो हमारा होगा सही विकल्प। बात समझ में आ गई। पहला और चौथा, पहला और चौथा, पहला और चौथा, चौथा चौथा, ये लो। तो पहला और चौथा जो है वो बिल्कुल कैसा होगा, सही होगा। बात समझ में आ गई। नोट करेंगे, कहानी बिल्कुल सिंपल है, और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। चलो ध्यान से देखो। अब कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करता है और 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत
कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा? तो कहानी छुपी है अष्टक में। सीधी सी बात यह है, ये पूछ रहे हैं कि कार्बन जब 4 एकल आबंध बनाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाता है। तो चलते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। परमाणु क्रमांक 6 है और ये भाई अपनी पहली और अंतिम कक्षा में कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को रखता है। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 4 है। मतलब अष्टक पूरा करने के लिए इसे चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? और 4 चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाएगा? किसमें? CH4 के साथ उसने बनाया, ठीक है। तो अब यहां परमाणु क्रमांक नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि अब वो एक अणु बन गया। और अब इसको यदि मैं दर्शाऊंगा तो कैसे दर्शाऊंगा? ध्यान से देखो। तो मेरे पास ये कार्बन हो गया और मेरे पास जो है 4 हाइड्रोजन हो गए। ये लो। और अब मैं इलेक्ट्रॉनों को बना रहा हूं। 1 2 3 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। 1 2, यार छोटा कैसे हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई? तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो कहानी बड़ी सिंपल है। इनको आप आपस में जोड़ दीजिए तो ये आपके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो अब कार्बन का CH4 में जो कार्बन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा? CH4 में जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8, क्योंकि साझेदारी कर ली। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल सा क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई? तो कितने हो जाएंगे भाई? 8 हो जाएंगे, है ना। तो कैसा हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा, मतलब हीलियम नहीं, नियॉन सही, ऑर्गन नहीं और ये भी नहीं। तो किसका प्राप्त कर लेगा? नियॉन का। क्यों कर लेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है और ये होता है 2 और 8। कुछ समझ में आया? मतलब ये कि अष्टक के नियम के कारण यहां पर हुई साझेदारी, और साझेदारी के कारण जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अब दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं भाई? 8 दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। अब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आंसर बिल्कुल सही है। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। एक मिनट नोट तो कर लो। कर लिया? ठीक। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप बढ़िए। जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन सी होगी? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। ऑक्सीजन है इसमें, जो कि होता है आपका 8, 6 क्यों लिख रहा हूं? 8, और ये होता है 2 और 1 6। हाइड्रोजन है इसमें, जो कि होता है आपका सिर्फ 1। जैसा कि हम कई बार कर चुके हैं, हम बनाएंगे ऑक्सीजन, उसके आसपास बनाएंगे हम 2 हाइड्रोजन। ये लो, अच्छे से बनाएंगे। एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आप यदि देख रहे होंगे तो आपको मिल रही है कितनी? 1 2 3 4 5 6। पर यदि आप बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो यहां पर 1 होगा, यहां पर 1 होगा। दैट्स ऑल। और ये हो गया आपका खेल समाप्त। ये लो, ये लो। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगी जल के एक अणु की। कहानी बड़ी सिंपल है। कौन सा होगा? ग। ये नहीं हो सकता, सिर्फ ऑक्सीजन का है। ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का नहीं है। इस वाले हाइड्रोजन का बस है। ये बिल्कुल सही होगा और ये नहीं होगा। और जब भी हमारा आंसर बिल्कुल सही होता है हम लिखते हैं जी हाँ। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जो है हमारा ग बिल्कुल सही होगा। क्रॉस चेक करेंगे। कहानी बिल्कुल सिंपल है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। आप इसको नोट कर लें और देखते हैं अब हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लो। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो, अपनी कॉपी में बनाओ। डिस्कस करते हैं इसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सीधी श्रृंखला आपको बतानी है और बड़ी सिंपल सी कहानी है। एक बात बताओ, आपको बस ये देखना है कि कहीं पर कोई भी ब्रांच नहीं बननी चाहिए। कहीं पर कोई भी जो है ब्रांच नहीं बननी चाहिए। 2 रास्ते नहीं होने चाहिए। अब आपने यहां से शुरू किया, आप ऐसे गए सीधे आ गए, लो खत्म। आपने यहां से स्टार्ट किया, आप ऐसे गए सीधे आ गए। फिर आपने यहां से स्टार्ट किया, आप ऐसे गए और ऐसे सीधे आ गए। इसका मतलब ये कि कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। कहीं पर 2 रास्ते, तिराहे चौराहे नहीं मिलने चाहिए कार्बन को। कार्बन के बाद पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आप आगे बढ़े। तो ये 1 2 3, ये तीनों जो है ये कैसी है भाई? सीधी श्रृंखला है। ये जो है ये सीधी श्रृंखला है। पर यदि आप यहां पर बात करेंगे तो यहां पर सीधी श्रृंखला नहीं है, क्योंकि आप कार्बन से निकले, CH3 से आप निकले, फिर आप CH पे पहुंचे, फिर आप CH3 पर निकले,
फिर आप CH2 पर गए, फिर आप CH2 पर गए और CH3 पर। क्या ये सीधी श्रृंखला है? ऊपर वाली तो है पर नीचे वाली नहीं है। यहां पर एक शाखा निकल चुकी है, इसका मतलब ये सीधी श्रृंखला नहीं है। तो ये आंसर हमारा जो सीधी श्रृंखला नहीं है वही आंसर हमारा सही है। खेल खत्म। ऐसी मजाक मजाक में इस चैप्टर को हम पूरा जो है निपटा देंगे, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, आंसर क्लियर है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसके पास द्वि और त्रि आबंध होंगे? असंतृप्त है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? जिसके पास द्वि या त्रि आबंध होंगे, जिसके पास द्वि या त्रि आबंध होंगे, दैट्स ऑल। जिसके पास द्वि या त्रि आबंध होंगे, किसके पास है? तो देखो यहां पर एक दिख रहा है त्रि, यहां पर एक दिख रहा है द्वि, तो आंसर हमारा होगा सॉरी, तो आंसर हमारा होगा 2 और 4। क्या ऐसा कुछ है कहीं पर? तो बिल्कुल है, देख लेते हैं एक बार। 2 2 2 2 और 1 4। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही आंसर होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी कहानी थी। संतृप्त असंतृप्त मेरे सभी स्टूडेंट्स को बड़े बढ़िया तरीके से अब आने लगा है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ेंगे, है ना? ऐसा तो नहीं कि बहुत फास्ट हो रहा है, बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 में क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी का है? अब ये समजातीय श्रेणी क्या होती है, इसको एक उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं। अब भाई मैंने लिखा एल्केन, तो मैंने कौन सी चीज लिखी? एल्केन। अब एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। अब आप ध्यान से देखिएगा भाई, मैं लिख रहा हूं CH4, फिर मैं लिख रहा हूं C2H6, फिर मैं लिख रहा हूं C3H8, फिर मैं लिख रहा हूं C4H10। चलो ये चीज मैंने लिख ली। अब इससे क्या हुआ? अब ध्यान से देखिएगा, हर बार एक इकाई जो है वो बढ़ती जा रही है और इस इकाई का नाम क्या है? डैश CH2। तो जब भी किसी एल्केन में, एल्कीन में या फिर एल्काइन में यदि CH2 इकाई बढ़ रही है तो ऐसे समूह को हम कहते हैं समजातीय श्रेणी या समजातीय ग्रुप। बात समझ में आ गई? ठीक है, पक्का ना? चलो तो अब बताओ CH4 के जस्ट बाद, अच्छा ये किसके लिए था? एल्केन के लिए था। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा खेल एल्कीन के साथ भी खेलते हैं। अब देखिए एल्कीन, तो एल्कीन में भाई डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड होते हैं मतलब कम से कम 2 कार्बन का होना जरूरी है, अकेले कार्बन से काम नहीं चलेगा। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखो आप यार कंफ्यूज हो जाओगे, रुको। एल्कीन वाला जो खेल है वो पड़ोस में करते हैं, उधर कहीं पर दूर, कहीं किनारे पर। ठीक है, तो एल्कीन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, तो एल्कीन के लिए यदि हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे? CnH2n, मतलब यदि कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 होंगे, कार्बन यदि 4 होंगे तो हाइड्रोजन आपके 8 होंगे। तो एक कार्बन के साथ तो ये संभव नहीं है, इसलिए हम करेंगे इसको C2H4, C3H6, C4H8। सिंपल सी बात है, देखो फॉर्मूला देखो ना, आता तो है आपको, राइट? तो एक तरफ एल्कीन, एक तरफ एल्केन, एक तरफ एल्कीन और एक तरफ ऐसी एल्काइन बनाएंगे। चलो तो एल्काइन कैसे बनाएंगे? तो एल्काइन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम रंग बदलेंगे, एल्काइन। तो ये एल्काइन क्या होगा? तो ये होगा CnH2n-2। चलिए भाई, तो ये हो जाएगा CnH2n-2। तो ये बनेगा कहां से? ये बनेगा आपका कहां से? C2H2, C2 हो गया, इसके बाद C3, तो H4, कुछ फॉर्मूला होगा ना इसका, इस फॉर्मूले में आप रखिए वैल्यू, आपका आंसर आता जाएगा। और ये हो जाएगा C4 और H6। इस तरीके से जो है ये खेल चलता रहेगा। इस जानकारी को आप अपने इसमें नोट कर लीजिए। आप एल्केन की बात करें, एल्काइन की बात करें या एल्कीन की बात करें तो आप ध्यान से ये जानेंगे कि ये जो इकाई है इसका अंतर आ रहा है। C2H4, C3H6 कितना? एक हाइड्रोजन बढ़ा, सॉरी एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े। फिर आप आगे बढ़े, एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़े। यहां पर भी यही हुआ, एक हाइड्रोजन बढ़ा, सॉरी एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़े। यहां पर भी यही हुआ, एक हाइड्रोजन आप सॉरी एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़े, एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़े। तो जब कभी भी एक समान यानी कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जैसी चीजों में CH2 की जो शाखा है, बात है
ग्रुप है वो यदि बढ़ रहा है तो ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं आपका समजातीय श्रेणी। क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी कहेंगे। तो सीधी सी कहानी है, आप देख लीजिए ऊपर के जो तीनों हैं एक ही बिरादरी के हैं, नीचे वाला जो है वो किसी और ग्रुप का है, और वो कौन से ग्रुप का है? C4H8। ये लो, तो ऊपर के तीनों जो हैं वो आपके एल्केन हैं, नीचे वाला जो है वो एल्कीन है, वो इस ग्रुप का भाग नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि नहीं है बोला है। क्या बोला गया है? नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये लो, आगे बात समझ में बढ़िया से नोट करना, आगे कहीं इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए मिटा दूं स्क्रीनशॉट, पक्का? ओके, आगे बढ़ेंगे। यौगिक का नाम क्या है? तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि भाई ये वाली जो चीज है ये तो आपका एल्डिहाइड है। तो ये आपका एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? वो अल होता है। इसका क्या होता है? अल। आपने सुना होगा प्रोपेनल, ब्यूटेनल, मिथेनल, तो अल होगा यदि वो, तो आपका होगा एल्डिहाइड। तो प्रोपेनॉल सही है, प्रोपेनॉन नहीं क्योंकि ये कीटोन है। एथेनॉल आपका अल्कोहल है, और एथेनल जो है, हाँ एथेनल जो है ये भी आपका एक प्रकार का एल्डिहाइड है, बट इसका नाम पूछा गया तो ये ऑप्शन। रुको 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 रुको, कार्बन कितने हैं वो देख लेते हैं। तो कार्बन हमारे पास, अब देखो एल्डिहाइड है, अल लगा है, तो दो हमारे पास ऑप्शन है, प्रोपेनल है और एथेनल है। पर यहां पर जो कार्बन की संख्या है स्टूडेंट्स वो आपकी 3 है, इसलिए प्रोपेनल एथेनल नहीं होगा। हमारा जो आंसर है वो सिर्फ क्या होगा? आपका प्रोपेनल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चेक करेंगे, सारी कहानी बिल्कुल सही चल रही है और बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया सवाल था ये। तो बात हो रही है CH3 CH2O CH2 CH3 Cl में उपस्थित विषम परमाणु। विषम मतलब 1 3 5 7 9 11 13 17 17 जो भी आता है। तो कितने विषम है? तो देख लो, एक तो ऑक्सीजन एक ही दिख रहा है तो ये विषम है, क्लोरीन एक दिख रहा है ये विषम है। कार्बन कितने? तो 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4 4 है, ठीक है, सम हो गया। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। हाइड्रोजन भी तो आपका विषम है क्या? विषम परमाणु है हाइड्रोजन आपका विषम परमाणु। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं हो रही। हाँ, हाइड्रोजन भी आपका विषम परमाणु है, उपस्थित विषम परमाणु है ना। सिर्फ कार्बन के अलावा सारे ही विषम परमाणु है। तो हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। तो चलो, तो तीनों हो गए। विषम परमाणु में आपका ऑक्सीजन आ गया, क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो ये तीनों आपके आंसर होने चाहिए। कार्बन जो है वो आपका सम परमाणु है यहां पर। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी। क्रॉस चेक करेंगे और हमारा आंसर है 1 और 4, ऑक्सीजन और क्लोरीन। क्यों भाई, हाइड्रोजन के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं, इसका जो है वो इसमें आपका हाइड्रोजन यानी कि 3 भी आएगा, दैट्स ऑल। इसमें 3 भी आएगा, हाइड्रोजन आपके 9 है और विषम परमाणु है। ठीक है, चलो नोट कर लो। हो जाता है कभी कभी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। अब देखिए, एक ऐसे समीकरण की बात हो रही है जिसको हम कहते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया, जिसमें हम क्या करते हैं? साबुन का निर्माण करते हैं। और ये क्या होते हैं? तो ये लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसमें आपका सोडियम एसिटेट होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो, तो निम्नलिखित में से कौन से समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया होगी? इसके लिए हमें साबुन क्या होता है इसको पता करना पड़ेगा। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी, क्या होगी भाई? हाइड्रोकार्बन होगा, और इसके साथ में क्या होगा? COONA होगा। आप याद करो, अभी मैंने लिखा था C17H35 COONA, दैट्स ऑल। खेल ही खत्म हो गया। चलो, अब ऐसा यदि कहीं दिख रहा है तो साबुन बन रही है, नहीं तो नहीं बन रही है। तो पहले में तो ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कि यहां पर कोई भी साबुन जो है वो नहीं बन रही है। दूसरे में भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो साबुन नहीं बन रही है। तीसरे में और चौथे में ऐसा दिख रहा है तो साबुन बनेगी। पर जब साबुनीकरण अभिक्रिया होती है उस टाइम पर हाइड्रोजन गैस जो है उसका निर्माण नहीं होता है। बात समझ में आई? अब बचा क्या? मरता क्या, ना करता, बचा क्या? आपके पास एक ही ऑप्शन है, ये लो। बात समझ में आ गई? तो ये जो अभिक्रिया आपकी होगी इसको हम बोलेंगे साबुनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है कहानी? क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही चल रहा है।
इस अभिक्रिया को मेरे सभी स्टूडेंट्स बड़े बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कई बार पूछ लिया जाता है। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है और ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बात हो रही है आपके एल्काइन की। अब एल्काइन क्या होगा? तो ये एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 आबंध होते हैं एल्काइन में। क्लियर है कहानी? और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, दैट्स ऑल, बात खत्म। एल्काइन है ना, एल्केन होता तो 1 आबंध वाले, एल्कीन होता तो 2 आबंध वाले, और एल्काइन यदि है तो 3 आबंध वाले। कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध होगा। तो ये शुरू ही कहां से होगा? देखो, एक अकेले कार्बन के लिए तो आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अब जब n बराबर 1 लेंगे, ठीक है, जब आप n बराबर कितना लेंगे? 1 लेंगे, मान लेते हैं आपने n = 1 लिया, तो क्या होगा? ये हो जाएगा CnH2 × 1 - 2 = तो ये आ जाएगा CH0, मतलब ये सिर्फ आपका C आएगा। तो ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं बना। पर यदि हम n बराबर 2 लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें मिलेगा C2NH2। क्यों मिलेगा? 2 × 2 4 हो गया, फिर 2 घटा दिया, आपको 2 मिल गया। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। देखो तो यहां से जो है आपका एल्काइन और एल्कीन समूह जो है वो शुरू होता है। ये एल्केन से शुरू नहीं हो सकता है, और ये जो है ये हमारा है एथाइन। क्या है ये? हमारा एथाइन। तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? एथाइन होगा, और बिल्कुल सही कहानी है। बात समझ में आ रही है? सब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए अब स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने क्या कर लिए हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, इसके सभी हमने जो MCQ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है वो कर लिए हैं। सवाल पैदा होता है कि सर अभी तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो बचे हुए हैं और बहुत सारे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो भी बचे हुए हैं, वो कहाँ मिलेंगे? बड़ी सिंपल सी कहानी है, आपके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, PC जो भी चीज़ है, वहाँ से आप गूगल पे जाइए, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, वहां पर जाकर आप मैग्नेट ब्रेन सर्च कर लीजिए। आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कूपन वाली तो बात ही नहीं करते हम लोग। बात समझ में आ रही है? ना ही आपको कोई पैकेज खरीदना है, सब कुछ क्वालिटी कंटेंट के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे। आप जाइए, आप जैसे ही वहां पहुंचे आप देखेंगे इन सारे सेगमेंट्स में सारी क्लासेस, सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री एक्सेस है। आप इसे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, ऐप से कर सकते हो, और YouTube से आप कर ही सकते हो, जिसमें से बहुत सारे बच्चे अभी YouTube पर ही देख रहे होंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब क्योंकि हम एग्जाम्पलर क्वेश्चंस देख रहे हैं इसलिए आप वहां पर क्लिक कर लीजिए। आप जैसे ही वहां पर क्लिक करेंगे आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हर आपका जो चैप्टर है वो हर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बढ़िया तरीके से। मतलब इसमें मैं बात कर रहा हूं सारे के सारे टॉपिक वाइज वीडियोस की, 1 शॉट रिवीजन की, NCERT सॉल्यूशन की, NCERT एग्जाम्पलर्स की जो कि अभी हम कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, MCQ क्वेश्चंस की, और भी बहुत सारी चीजें। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्लिक करना है। आपने क्लिक किया, आपका पूरा सिलेबस जो है वो एक फ्लो में हो जाएगा शुरू। क्लियर है कहानी? तो आपको सिर्फ एक पेन कॉपी लेकर बैठना है और अपनी जो पढ़ाई है वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के बहुत अच्छे तरीके से शुरू करनी है। और कहीं पर यदि कोई डाउट आपको आ रहा है तो आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस का वहीं पर आपको आंसर दे दें। बात समझ में आई? चलो, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक, क्लियर, किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी यदि कोई परेशानी है तो उसका जो सोल्यूशन है वो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।